अ वेरी वार्म वेलकम। आज हम करने वाले हैं द हिंदू एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम ना कि सिर्फ आर्टिकल्स कवर करेंगे बट इम्पोर्टेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स और फैक्ट्स उन्हें भी हम कवर करते चलेंगे। बिकॉज यूपीएससी के एस्पिरेंट को सिर्फ आर्टिकल्स की ही नॉलेज ना हो बट रिलेटेड एस्पेक्ट्स का ज़्यादातर, जो कि यूपीएससी का डायनेमिज्म फॉलो कर रहा है आजकल ट्रेंड, उसको कवर करते हुए चले। हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, प्रिसाइज और परफेक्ट नॉलेज दी जाए। सो लेट्स कंटिन्यू। सो फर्स्ट आर्टिकल आज हमारा है एन एग्जिट ऑफ ब्लस्टर। सो यूएस प्रेसिडेंट ने हमारे जितने में पेरिस एग्रीमेंट है और क्लाइमेट रिलेटिव एग्रीमेंट्स है उनसे उन्होंने बोला कि अब हम बाहर आ रहे हैं। ठीक है। सो ये स्टेप एक क्लाइमेट सेंसिटिव अगर देखा जाए सो उसे कहीं ना कहीं क्लाइमेट सेंसिटिव एनवायरनमेंट को ये डिरेल करता है। ठीक है। सो उन्होंने एक फॉर्मल ऑर्डर जो है जारी कर दिया और अब जो है यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस एग्रीमेंट से बाहर आ चुका है। ठीक है। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने 20 जनवरी को दिया था। ठीक है। और ये एक बिगिनिंग है उनका। ठीक है, विड्रॉल प्रोसेस का, जो कि पूरा 1 साल लगेगा इसको। ठीक है। सो पेरिस एग्रीमेंट एंड द होल्डिंग ऑल यूएस फॉरेन क्लाइमेट फाइनेंस फंडिंग। ठीक है। बिकॉज इन्होंने बात की थी कि चाइना जैसा देश जो पॉपुलेशन में इनसे कई गुना ज़्यादा है, यहाँ पर सिर्फ 3 करोड़ लोग रहते हैं और वहाँ पर कितने रहते हैं, अराउंड 1.4 बिलियन लोग, है ना। सो एक बड़ा डिफरेंस है। सो उन्होंने बोला कि हम दे रहे हैं 500, इनफैक्ट 11 बिलियन डॉलर्स इन्होंने स्पेंड किए थे 2024 में। वहीं पर चाइना देता है सिर्फ 13 मिलियन। सो ये बात उनको जो है समझ में नहीं आई, तो उन्होंने बोला है कि ये चीज़ें हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं हो पा रही। सो उन्होंने डिसीजन लिया है जिसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंसिंग या फिर एक्शन एफर्ट्स को जो है एक वीकनिंग होगी। ठीक है, वहां पर कमजोरी आएगी। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की अगर बात करी जाए तो वो ऑलरेडी, जैसा हमने डिस्कस किया, 11 बिलियन डॉलर्स उन्होंने 2024 में दिए हैं। रेजिग्नेशन दिया जा रहा है। ठीक है, फेडरल एजेंसी हेड्स मस्ट रिपोर्ट विद इन डेज ऑन एक्शन टेकन टू रिवोक पॉलिसी सपोर्टिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है। एक इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या बन रहा है, देखिए लिखा हुआ है, अ कोएलिशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नर्स, cities, businesses in the US has vowed to continue supporting the goals of Paris Agreement. So within the US only, governors, cities, and businesses, they are in favor of climate financing or the Paris Agreement. हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प का इंस्टांस इस पर कुछ अलग है। ठीक है। सो नेक्स्ट आर्टिकल हम कवर करेंगे आज। ठीक है। सो नासा को एक नया ब्लैक होल मिला है और ये नासा को भी हैरान कर दिया इसने। ये जो नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ठीक है, JWST, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसने नासा की चंद्रा ऑब्जर्वेटरी से एक जो रोल ब्रेकिंग ब्लैक होल इनको मिला है। डिस्कवरी क्या है, अ लो मास सुपरमेसिव ब्लैक होल, जिसका नाम इन्होंने लिड 568 रखा। वो 1.5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग ही बन चुका था। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। सो रैपिड ग्रोथ ये जो है अनएक्सप्लेनेबल है यहाँ पर, बिकॉज अभी तक जितना भी हमारे पास रिसर्च है या डेटा है, उसके हिसाब से इतना बड़ा ब्लैक होल इतने कम समय में नहीं बनना चाहिए था आफ्टर द बिग बैंग, बट यहाँ पर ही बना है। सो ये बोल रहे हैं कि द ब्लैक होल अपीयर्स टू बी फीडिंग एट अ रेट दैट चैलेंजेस द एग्जिस्टिंग थियरीज ऑफ ब्लैक होल ग्रोथ। ठीक है। सो जिस रफ्तार से इसने मैटर को कंज्यूम किया है वो चैलेंजिंग है किसी भी और डेटा हमारे पास जो अवेलेबल है इन थियरी उसके। एक्सटेंडेड स्टडी क्या है, द फाइंडिंग्स इनकॉर्पोरेट डेटा फ्रॉम कॉस्मिक एवोल्यूशन अर्ली रिलीज साइंस CER सर्वे एंड एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे। ठीक है। सो ये 2 सर्वे थे जिनकी स्टडीज जो है एक्सटेंड करके इसमें रखी गई हैं, प्रोवाइडिंग अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एनोमली। ठीक है। सो ये 2 स्टडी थी, कॉस्मिक एवोल्यूशन अर्ली रिलीज साइंस एंड एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे। इन दोनों ने ही जो है इस एनोमली को समझने में मदद की। टेलीस्कोप जैसे कि JWST कंटिन्यू अनरैपिंग द मिस्ट्रीज ऑफ आवर यूनिवर्स, ड्राइविंग आवर अंडरस्टैंडिंग कॉस्मिक फिनोमिना। ठीक है। सो हमारे कॉस्मिक रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, JWST उसमें अच्छा अपना रोल दे रहा है और हमें अपने इंसाइट्स देता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, सेंटर हैज अनाउंस्ड MSP हाइक फॉर जूट बाय 315 क्विंटल। ठीक है। सो MSP में जो है बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, जूट के लिए, और 2025-26 के लिए 315
ठीक है, इज द प्राइस हाइक दे हैव डन। नया एमएसपी जो है वो कितना हो जाएगा 5650 पे, सॉरी दिस इज नॉट विजिबल आई थिंक, 5650। ठीक है, रिटर्न्स टू फार्मर्स कैसे होने वाले हैं, इससे 66.8% जितना उन्होंने लगाया है एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको उन्हें मिलेगा। सपोर्ट होगी फार्मर्स को, जैसे कि उनको एक बेटर रेम्यूनरेशन मिलेगा और एनकरेज करेगा जूट कल्टीवेशन को। रीजनल इम्पैक्ट की अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल, असम और बिहार में इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है। एक मिनट रुकिएगा। Sorry, there was some background noises, so I have to just lower my volume for the time being. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है यहाँ पर? द जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विल कंटिन्यू एज द नोडल एजेंसी टू अंडरटेक प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन। ठीक है, सो प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन कौन करता है यहाँ पर? हमारे यहाँ पे इंडिया में करता है जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये एक नोडल एजेंसी है। ठीक है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी, इट इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी टू सपोर्ट एग्रीकल्चरल ग्रोथ, एंश्योर फेयर रिटर्न्स टू फार्मर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एनएचएम हैज कर्ब्ड सेवरल पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स से सेंटर। तो सेंटर की एक नई रिपोर्ट आई, उन्होंने बोला कि नेशनल हेल्थ मिशन ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कि मोर्टेलिटी रेशियो जो था 83% डिक्लाइन हो गया 1990 कंपैरिजन में। ठीक है, विच इज हायर देन द ग्लोबल डिक्लाइन ऑफ 45%। सो ग्लोबली अगर 45% डिक्लाइनेशन आया है तो यहाँ पर 90% हमने जो है अचीव किया है अपने मैटरनल मोर्टेलिटी में। ठीक है, एक एमएमआर एक डेटा होता है, एमएमआर क्या होता है? रिडक्शन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये 130 पर 1 लाख लाइव बर्थ हुआ करता था 2014-16 में, अब ये सिर्फ 97 रह गया। ठीक है, 130 टू 97 एक डेटा है, ये एमएमआर के लिए है। पिछले 10 सालों के लिए हमें हर एक डेटा जो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। आईएमआर या फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी जो पहले पर थाउजेंड के लिए नापी जाती थी 39 पर थाउजेंड, इट हैज रिड्यूस टू 28 पर थाउजेंड। ठीक है, अगला है लोअर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, सो U5MR। U5MR क्या है? मतलब कि 5 साल से कम बच्चों की जो मोर्टेलिटी है वो कैसी है? वो पहले कितनी हुआ करती थी? इट वॉज 45 पर थाउजेंड, नाउ इट हैज रिड्यूस टू 32 पर थाउजेंड इन 2020। ठीक है, ये 2020 का डेटा है। उसके अलावा टीबी की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा घट गई है। ठीक है, इट वॉज 237, नाउ इट हैज रिड्यूस टू 195। ठीक है, सो 237 पर लैख has reduced to 195 per lakh। so इसी से पता चलता है कि नेशनल हेल्थ मिशन इज एक्चुअली इफेक्टिव। एलिमिनेशन हुआ है कालाजार का। ठीक है, अब सिर्फ कोई एक इंसान 10,000 में से जो है कालाजार से अफेक्टेड है, कालाजार। ठीक, कालाजार 1 इन 10,000। ठीक है, इंप्रूव हुआ है हेल्थ केयर वर्कफोर्स में, जैसे कि एनएचएम हैज एनहेंस्ड हेल्थ केयर वर्कफोर्स एंगेजिंग ओवर 5.23 लाख एडिशनल हेल्थ केयर वर्कर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स जो है बढ़े हैं, स्पेशलिस्ट बढ़े हैं, नर्सेस बढ़ी हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स बढ़े हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फ्लैगशिप स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड हैज हेल्प डिफीट बायस। ठीक है, सो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनकी एक स्कीम थी, उसने बहुत ही अच्छा काम करके दिया। कैसे? एक तो इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है पहले हमें जान लेते हैं कि 22 जनवरी 2015 में जो है पीएम मोदी ने हरियाणा पानीपत से इसे लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव था इसका चाइल्ड सक्सेस रेशियो इंप्रूव किया जाए, जेंडर बायस जो है उसे सेलेक्टिव एलिमिनेशन जो है वो हटाया जाए, इसको प्रिवेंट किया जाए, है ना। जैसे बच्चा जो है अगर लड़की हो जाती थी किसी को तो वो उसे प्रिवेंट करते थे, तो वो चीज़ें हटी। और सर्वाइवल, प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, इन तीनों बातों पर भी ध्यान देगा था। अचीवमेंट क्या मिले अभी हमें? एक सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट आ गया ऑलरेडी। ठीक है, 918 था, अब वो 930 हो गया है। ये 918 मतलब कि पर 1000 मेल्स देर आर 918 वुमन। ठीक है, सो इंक्रीज हुआ एनरोलमेंट इन द एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, सो इट वाज 75%, नाउ इट हैज इंक्रीज टू 70%। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है बड़ी है, मतलब कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का मतलब क्या हुआ कि 61% हुआ करती थी जो, अब वो 97% डिलीवरीज है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो केयर है वो पहले से 61% हुआ करती थी, वो 80.5%। ट्राइमेस्टर मतलब कि तिमाही, शुरुआत की जो 3 महीने जो प्रेगनेंसी के होते हैं वहां पर उनका रजिस्ट्रेशन जो है केयरिंग के लिए बढ़ा है। माइलस्टोन और सेलिब्रेशन की अगर बात की जाए तो 10 साल हो चुके हैं स्कीम को। ठीक है, फोकसिंग ऑन एम्पावरिंग एड्रेसिंग जेंडर इम्बैलेंस, और इसे इंटीग्रेशन किया गया है इस स्कीम का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मिशन शक्ति के साथ। ठीक है, तो ट्रिपल बीपी स्कीम हैज नाउ बीन इंटीग्रेटेड विद मिशन शक्ति, enhancing safety, empowering measures for women।
अवेयरनेस कैंपेन की अगर बात की जाए तो वेरियस रैलीज, कल्चरल इवेंट्स, प्लेज सेरेमनीज आर ऑर्गेनाइज्ड, है ना। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कॉम्बैटिंग डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, promoting gender equality, making a significant impact on India's progress towards a more inclusive and equitable society। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है बुरियल मस्ट बी हेल्ड इन एरियाज डेजिग्नेटेड फॉर ईच फेथ। ठीक है। सो एक केस आया था छत्तीसगढ़ में जहां पर एक हमारे पास, हाँ, सो छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन को जो है दफनाने की बात हो रही थी। सो उनको बुरियल के प्रोसेस में जो है दिक्कत आ रही थी। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि आप जो है साइट से जहाँ पे आप चाहते हैं उधर से 20 या 30 किलोमीटर आगे जाकर के आप उनको जो है बरी कर सकते हैं। बट फिर क्रिश्चियन फैमिली ने बोला कि नहीं नहीं, देखिए ये तो हमें समझ में नहीं आएगा, हमारे जो पूर्वज जहाँ पर दफनाए गए हैं हम भी चाहेंगे कि वहीं पर जो है हमारी फैमिली का जो मेंबर है, ठीक है, उनको भी वहीं पर क्रेमेट किया जाए या फिर उनको वहीं पर बरी किया जाए। ठीक है। डिटेल्स आस्क की गई थी सेंटर, तो स्टेट को एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो एक नया एफिडेविट बताएं और बताएं कि डेजिग्नेटेड ग्रेवयार्ड्स आखिर हैं कहाँ और कितने बड़े हैं। और ये किसने दिया है? ये छत्तीसगढ़ को जो है स्टेट गवर्नमेंट को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग में बोला है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है नोबडी कैन डिक्टेट टर्म्स टू इलेक्टेड JNK गवर्नमेंट। ठीक है। सो बात करते हैं आज जम्मू कश्मीर की। सो आर्टिकल 370 जब से हटाया, कब हटाया? अगस्त 2019 आर्टिकल 370, और इसी की वजह से आर्टिकल 35A का जो इम्प्लीमेंटेशन था उसको भी स्क्रैप कर दिया गया था। सो रिओर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट का, जम्मू और कश्मीर जो है 2 यूटीज बना दिए गए थे, लद्दाख एक जम्मू कश्मीर एक यूटी और लद्दाख एक अलग यूटी बना दी गई थी, है ना। सो आज के हिसाब की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्टेटहुड की डिमांड आ रही है। स्टेटहुड की डिमांड क्यों आ रही है? बिकॉज बहुत लंबा समय हो गया, पिछले 10 साल के आसपास जो है स्टेट में पूरा एक इम्बैलेंस सा बना हुआ था। सो कर्फ्यूज वर देयर नॉर्मल, बट अब जो है हालात सुधरे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि हमें स्टेटहुड दिया जाए। हालांकि सेंटर का इस पे एक तो लीगल चैलेंज भी बना हुआ है, ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट में भी जो है केस पेंडिंग है। और दूसरा इलेक्शन और गवर्नेंस की अगर बात की जाए, सो रिसेंट में जो इलेक्शंस हुए थे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर पता चला कि ठीक है भाई, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है अभी वहाँ पर जिंदा है, बढ़िया चल रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टांस इस पर यही है कि हम ठीक है आपको स्टेटहुड दे देंगे, बट पहले हमें एक पीस और स्टेबिलिटी वाली जो कंडीशन है वहाँ पर एश्योर करनी है। ठीक है। लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की है तो जम्मू कश्मीर से इस समय हमारे लोकसभा में 5 लोग आते हैं और राज्यसभा में 4 लोग। वहीं पर लद्दाख की अगर बात की जाए तो लद्दाख को सिर्फ एक सीट दी गई है लोकसभा के लिए। ठीक है। CBI सीक्स डेथ सेंटेंस फॉर कन्विक्ट इन आरजीकर मर्डर केस। ठीक है। सो CBI इज एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, हमें पता है CBI का एक अपना ही रोल है। सो CBI ने इसमें जो है एक सजेस्टिव मेजर दिया है और बोला कि ठीक है भाई, हमें जो है आरजीकर का जो केस है इसमें जो कन्विक्ट है उनको डेथ सेंटेंस दी जाए। ठीक है। संजय रॉय वो सेंटेंस्ड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सो वहाँ पर उनको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी सिल्डा कोर्ट से। बट आरजीकर मेडिकल केस में इन्होंने जो बोला है कि ये जो रेप और मर्डर का केस था इसमें उन्हें CBI ने अपील किया कि वहाँ पर एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर बिकॉज ये क्राइम है, सो इनको डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। लीगल एडवाइस की अगर बात की जाए तो CBI जो है रिसीव्ड लीगल एडवाइस सजेस्टिंग दैट द केस कुड बी कैटेगराइज्ड एज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें यही बोला है कि ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है और इनको डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। ठीक है। अपकमिंग हेयरिंग कब होने वाली है? 27 जनवरी को, और CBI और विक्टिम और कन्विक्ट सभी वहां पर मौजूद होंगे। ठीक है। ये सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट एंड प्रोटेस्ट जो है इससे जो है स्पार्कल हुआ है, पूरे वेस्ट बंगाल की जो पॉलिटी है इससे हिली हुई थी। ठीक है। सो CBI की अगर हम बात करते हैं ऐसा कि CBI कैसे बनी और क्या उसका ओरिजिन है, तो ओरिजिन उसका हुआ है स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1941, आज़ादी से पहले। ठीक है। और ये किस लिए बनाया गया था? उस समय बनाया गया था ब्राइबरी और करप्शन से बचने के लिए, जो कि वॉर टाइम प्रोक्योरमेंट्स में हो रहा था। ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात की जाए तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सांतरम कमिटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, द CBI वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड इन 1963 बाय रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो MHA के अंडर जो है CBI आता है, वो 1963 में इसका जो है एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है। ओरिजिन की बात यह है कि इसका सूत्र कहाँ से निकला है ना, अगर एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए तो CBI डिराइव्स इट्स पावर्स फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात की थी, ओरिजिन थी स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की, जो कि 1941 का था। और अगर लीगल फ्रेमवर्क इसकी बात की जाए तो पावर से कहाँ से लेता है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से।
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर बात की तो सीबीआई का एक डायरेक्टर हुआ करता है, जहाँ पर स्पेशल डायरेक्टर्स जो है असिस्ट करते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स असिस्ट करते हैं, जॉइंट डायरेक्टर्स असिस्ट करते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर या जनरल्स या फिर डीआईजी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड अदर रैंक, ये सब जो है सीबीआई के डायरेक्टर को असिस्ट करते हैं। डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर 5-6 डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक ऑफेंस डिपार्टमेंट, स्पेशल क्राइम्स डिवीजन, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डिवीजन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ठीक है। सो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी एक डिपार्टमेंट है अंडर द सीबीआई। फंक्शंस की अगर बात की जाए तो ये एंटी करप्शन का काम करता है, इकोनॉमिक क्राइम्स जैसे कि सीरियस इकोनॉमिक फ्रॉड्स, क्राइम्स लाइक बैंक फ्रॉड, साइबर क्राइम, स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स, है ना, ये चीज़ों पे ध्यान देता है। स्पेशल क्राइम्स कैसे हो सकते हैं? टेररिज्म, बॉम्ब ब्लास्ट, किडनैपिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम रेफर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द जुडिशरी, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की अगर बात की जाए तो ये एक नोडल एजेंसी है और वर्क्स एज अ नोडल एजेंसी फॉर इंटरपोल इन इंडिया, ठीक है। सो इंटरनेशनल पुलिस जो है उनके लिए एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का काम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन उनके लिए करके देते हैं। एडवाइजरी रोल की अगर बात की जाए तो ये एक एडवाइजरी रोल भी इनके पास है, ठीक है, जैसे कि लीडरशिप टू द स्टेट पुलिस फोर्स एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये एडवाइज भी करते हैं। चैलेंजेस यहाँ पर भी आते हैं, कैसे? जैसे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पर कई बार देखा गया है ना, हमने कई बार सुना है कि सीबीआई तो अब मोदी की है, ठीक है। ऐसे ये जो है या फिर अमित शाह जो है सीबीआई को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये सब बातें जो है उठ उठ कर आती रहती है। सो इन पर जो है रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसे कि सीबीआई की अपनी इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस को क्रिटिकल गोल्स और फ्यूचर फंक्शनिंग के लिए जो है इम्प्रूव किया जा सके। सो सुप्रीम कोर्ट ने आसाम गवर्नमेंट को फटकार दी, ठीक है। उन्होंने बोला है, उन्हें क्रिटिसाइज करते हुए कि देखिए भाई, आपने जो आसाम में 270 फॉरेन नेशनलिस्ट विदाउट एनी इनिशियल डिपोर्टेशन प्रोसेस आपने रखे हैं, इसका आप जो है वैलिड जो है रीजन दीजिए। आपने फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया बिकॉज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 21, है ना, क्या बोलता है वो बोलता है टू राइट टू लाइफ, है ना। सो राइट टू लाइफ यहाँ पर जो है उसका हनन हुआ है यहाँ पर। और एफिडेविट जो असम गवर्नमेंट ने सबमिट किया था उसको उन्होंने बोला कि ये डिफेक्टिव है, ठीक है, यहाँ पर कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं कि आपने जो ये इस तरीके से अनलॉफुल डिटेंशन वहाँ पर कर दिया। 6 वीक डेडलाइन अगर की बात की जाए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 6 हफ्ते की जो है डेडलाइन दी है, ताकि वो एक वैलिड रीजन के साथ जो है डिटेनिंग ऑफ द फॉरेन नेशनलिस्ट उसको रखें। चीफ सेक्रेटरी को जो है समन किया, उन्होंने बोला कि ठीक है चीफ सेक्रेटरी जो है आप हमारे सामने आएंगे, ठीक है, और हमें बताइए कि भाई ये नॉन कंप्लायंस क्यों हुई। राइट टू लाइफ की अगर बात की जाए, ठीक है, सो अगेन जैसे मैंने अभी कवर किया, सो दैट द राइट टू लाइफ अप्लाइज टू एवरीवन, चाहे फिर कोई फॉरेनर हो या फिर डायरेक्टेड इमीडिएट एक्शंस टू देयर डिपोर्टेशन, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आपने बात सही नहीं की। फैसिलिटीज इंस्पेक्शन, ठीक है, असम स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी was instructed to conduct surprise visits to check hygiene, food quality at the Matia transit camp, ठीक है। सो यहाँ पर इन्हें सरप्राइजली एक जो है फूड एंड हाइजीन की जो क्वालिटी मेंटेनेंस है उसको इंस्पेक्शन के लिए इन्होंने बोला, ठीक है। कोर्ट का स्टांस इस पर यही है कि इंपॉर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर एक्सक्लूसिव टू इंडियन सिटीजन, टू इंडियन सिटीजन, ठीक है। और इसको जो है आप एक पॉइंट वाइज आंसर्स लिख करके हमें कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा, और इसी सवाल को हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक। ठीक है, सो मार्को रूबियो जो है जयशंकर जी से मिले हैं, और बायलेटरल रिलेशन जो हमारे हैं, ठीक है, यूएस और इंडिया के, उसके ऊपर जो है टॉक्स यहाँ पर हुई है, यूएस इंडिया पार्टनरशिप के बारे में बात हुई है। फोकस यहाँ पर जो है माइग्रेशन पे दिया जा रहा है, जैसे कि ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने कमिटमेंट दिया ना कि एक अब हम जो है इंडिया, खासकर ट्रम्प की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बोला कि हमें माइग्रेंट्स नहीं चाहिए, ठीक है। खासकर मैक्सिको वालों को उन्होंने बोल दिया कि जो मैक्सिको के हैं वो मैक्सिको में ही जाओ, ठीक है। उन्होंने एक तरह से उन्होंने क्लियरली बोला कि आप हमारे कचरा है, ठीक है। सो इस तरह की जो बातें हैं उन्होंने की हैं, मगर अब इन्होंने एक माइग्रेशन पे फोकस भी करने की बात की है कि इंडिया जो है माइग्रेशन रिलेटेड चैलेंजेस जो है फेस करता है, जैसे कि इस समय की बात की जाए तो रिपेट्रिएशन एफर्ट्स विल बी डन,
तो दोनों ही देशों में अभी हमारे देश के कम से कम 20,000 लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पर इलीगली रह रहे हैं, जो कि सही नहीं है। सो वीज़ा इश्यूज जो है बन के आ रहे हैं। तो जयशंकर जी ने बोला कि आपकी तरफ से वीज़ा में भी जो है डिले आ रहा है, वो हमें जो है बायलैटरल रिलेशंस को अफेक्ट करेगा। ब्रॉडर एजेंडा क्या है? ब्रॉडर एजेंडा यही है कि टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है बरकरार रहे, सही रहे। ठीक है, इन पर बातें चर्चा की जाएगी। The visit underscores the ongoing efforts to address migration issues, enhance the strategic partnership between US and India. बिकॉज इंडिया बार बार अपना एक ही इंस्टेंस रखता है कि ठीक है हम आपके साथ हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपकी हर एक बात मानें। ठीक है। साउदर्न रिबल्स लूम लार्ज as Syria's new rulers try to form national army। ठीक है। सो हमने देखा कि किस तरह से आ, ये हयात तहरीर अल शम HTS ग्रुप ने जो है वहाँ के असाद गवर्नमेंट को आउस्ट किया। और उसके बाद अभी एक दिक्कत आ रही है यहाँ पर, लेकिन कैसी कि कोऑर्डिनेशन की जो है थोड़ी दिक्कत आ रही है। बिकॉज साउदर्न फाइटर्स जो हैं वो ऑफेंसिव थे, ठीक है, सीरिया के डिफेक्टर रूलर्स को जो है निकालने के लिए। मगर एक चैलेंज यहाँ पर यूनिटी में बना हुआ है। वो चाहते कि देश जो है पूरा एक हो जाए, मगर जो साउदर्न पार्ट के जो रिबल्स हैं, ठीक है, वो उनके अपने ही लीडर्स हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, वो एक साथ मिलने को तैयार नहीं है। हर एक लीडर बोल रहा है कि मैं ही राजा हूँ। सो वो आपस में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। सो HTS ने या फिर अहमद अल शरा ने जो है एक यूनिफिकेशन के लिए बात की है। मगर साउदर्न रिबल्स ने बोला कि भाई हम तो इस्लामिस्ट इतने पक्के हैं नहीं, ठीक है, हम तो अपने जो रीजनल हमारे इश्यूज हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, हमारे डायनेमिक्स अलग हैं। ठीक है। और ये नॉर्दर्न फैक्शंस को जो है विपरीत बात करते हैं थोड़ी। हालांकि दोनों ने साथ मिलकर ही आउस्टिंग की है। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए तो साउदर्न प्रोविंस ऑफ दारा इज सीन एज अ क्रेडल ऑफ सीरियन अपराइजिंग इन 2011। सो पहले भी जो साउदर्न ये प्रोविंसेस हैं सीरिया के, इधर ही जो लोग थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे सीरियन अपराइजिंग के लिए, ठीक है, सिविल अपराइजिंग के लिए। द सिचुएशन हाईलाइट्स द कॉम्प्लेक्सिटीज challenges in forming cohesive government and military in post Assad Syria। ठीक है। अब H1B वीजा की बात आज हम कवर करेंगे। सो नेस्कॉम ने बोला है कि जो H1B वीजा होल्डर्स हैं वो सभी के सभी हमारे स्किल गैप को खासकर यूएस में वो फिल कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है वो ग्रोथ के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो या फिर पर्टिकुलरली जैसे टेक इनोवेशन और डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो इम्पोर्टेंट है। मिसकंसेप्शन जो है यहाँ पर एड्रेस किया है कि वो सब बोलते हैं कि दे आर चीप लेबर्स, बट उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये चीप लेबर्स नहीं है, ये अमेरिकन जॉब्स जो है इनकी यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एग्जिस्टिंग स्किल सेट्स को। ठीक है। और इंडियन आईटी इंडस्ट्री को भी ये इफेक्ट करेगा। जैसे कि यूएस इमिग्रेशन पॉलिसीज, नेस्कॉम मेंटेन्स दैट द ग्रोथ ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री विल हैवीली रिलाई ऑन द यूएस मार्केट रिमेन्स प्रॉमिसिंग। नेस्कॉम ने बोला कि देखो चाहे आप कितने भी कोई नियम ले आओ, H1B वीजा को लाओ या ना लाओ, बट अगर यूएस को ग्रोथ चाहिए तो इंडियंस उसके लिए जरूरी है। बिकॉज दे आर ऑन द दे आर नॉट जस्ट अ चीप लेबर बट दे आर इनफैक्ट ऑफिशियल्स दे। ठीक है। सो उनकी जो है आईटी इंडस्ट्री में भी खासकर ज़रूरी है। ठीक है। सुंदर पिचाई का अपने आप में एक ज़रूरी नाम है। ठीक है। इंडियन आईटी कंपनीज हैव इन्वेस्टेड सब्सटेंशियली इन अपस्किलिंग द लोकल यूएस वर्कफोर्स। सो लोकल वर्कफोर्स जो यूएस की है उन्हें भी इंडियन आईटी कंपनीज ने वहाँ जाकर के हायर किया है। इनफैक्ट 2.9 मिलियन स्टूडेंट्स को जो है इंडियन आईटी कंपनीज वहाँ जाकर के पढ़ा रही हैं और एम्प्लॉयज़ वहाँ पर हज़ारों की संख्या में। टैक्स अवॉइडेंस जो है उसमें इंडिया ने एक न्यू नॉर्म बना दिया है ताकि वो बेनिफिट लिया जा सके। जैसे कि एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ होता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, ताकि दोनों देश जो है डबल किसी चीज़ पर टैक्स ना लगाने की, इंपोर्टिंग में भी एक्सपोर्टिंग में भी, है ना। सो अब हमने एक पीपीटी लिया है। पीपीटी क्या है? प्रिंसिपल पर्पस टैक्स। ठीक है। सो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने एक गाइडेंस इशू की है, ठीक है, ताकि पीपीटी एक जो है क्लेमिंग फॉर टैक्स बेनिफिट जो है अप्लाई की जाए। मगर इन्होंने एक ग्रैंड फादरिंग प्रोविजन दिया है। जैसे कि अगर सिप्रस हो, मॉरिशस हो या सिंगापुर हो, यहाँ पर डबल टैक्स एग्रीमेंट ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक है। सो इन्हें पीपीटी प्रोविजन से एक्सक्लूड किया जाएगा। ठीक है। दे विल रिमेन अनअफेक्टेड। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन की बात की जाए तो मतलब कि आने वाले जितने भी देश जहां पर हमारे जो है टैक्सेशन पॉलिसी की, उन्हें पीपीटी के प्रोविजंस में आना पड़ेगा, जो कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाए। एक्सक्लूजन जो है हमने किन्हें किन्हें दिया है? सिप्रस, मॉरिशस और सिंगापुर को। गाइडेंस की बात की जाए एप्लीकेशन पे तो ये यही है कि टैक्स अथॉरिटीज हैव बीन एडवाइज्ड टू रेफर बीईपीएस सेक्शन प्लान 6 एंड द यूएन मॉडल टैक्स कन्वेंशन व्हाइल अप्लाइंग पीपीटी प्रोविजन। ठीक है। सो पीपीटी प्रोविजन में दो चीजें जो है जरूरी ध्यान देनी है, वो है टैक्स अथॉरिटी जैसे कि बीईपीएस सेक्शन प्लान 6 और यूएन मॉडल टैक्स कन्वेंशन, इन दोनों को फॉलो करने की जरूरत है। दीज मेजर्स एम टू कर्ब टैक्स अवॉइडेंस, ताकि कोई टैक्स से ना बच सके, इसलिए ये जो है अमेंडमेंट्स किए गए हैं। ठीक है।
इज द गवर्नमेंट एनकरेजिंग क्रॉसपति? सो क्रॉसपति क्या होता है? क्रॉसपति कुछ नहीं, एक अगर आप समझिए, लेट अस से देयर इज अ पर्सन हु इज अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, ठीक है। सो उसको अब जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो है अधिकार दिए जा रहे हैं ताकि वो एलोपैथिक मेडिकेशंस को भी प्रेस्क्राइब कर सके, ठीक है। सो महाराष्ट्र में एक डायरेक्टिव जो है इशू हुआ, जिसने महाराष्ट्र की जो एफडीए है उन्होंने बोला कि होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैव अ completed सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी, दे कैन प्रेस्क्राइब एलोपैथिक मेडिकेशन। तो जिन्होंने भी मॉडर्न फार्माकोलॉजी में एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लिया है वो अब ये एलोपैथिक मेडिकेशंस को जो है प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बोला? उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिना ऑथोरिटी के, बिना ऑथराइजेशन बाय द गवर्नमेंट के ये एक नेग्लिजेंस होगी, ठीक है। सो मेडिकल नेग्लिजेंस जो है सही नहीं रहेगी। सपोर्ट और कंसर्न की अगर बात की जाए तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बिकॉज हमारे देश में डॉक्टर्स ऑलरेडी कम हैं, खासकर रूरल एरियाज में, तो ऐसे में ये जो कंसर्न है, ये मिस डायग्नोसिस और इनकरेक्ट ट्रीटमेंट, एथिकल इश्यूज एंड रिस्क ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस तो है ही, मगर शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स को ये कवर करेगा, ठीक है। अगर डिबेट द डिबेट कंटिन्यूज बैलेंसिंग द नीड फॉर एक्सेसिबल हेल्थ केयर विद इंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी एंड प्रोफेशनल इंटेग्रिटी, ठीक है। सो प्रोफेशनल इंटेग्रिटी बनी रहे और पेशेंट की सेफ्टी बरकरार हो, ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखी जाती हैं। तो ठीक है, यूएस ने एक नया जो है नियम लिया है एआई चिप्स के एक्सपोर्टिंग पे, ठीक है। उन्होंने बोला है कि हम जो है एआई चिप्स को जो है किसी भी एडवर्सरी के पास जाने नहीं देंगे, ठीक है। इनफैक्ट उन्हें जो है रिस्पॉन्सिबली यूज हो, ये हम जो है कोशिश करेंगे, किसी तरह से फ्रेमवर्क बना देंगे। तो उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया कैसा, बीआईएस, यूएस बीआईएस जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि एक टीयर्ड फ्रेमवर्क बना दिया उन्होंने, ठीक है। ताकि एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट ऑफ चिप्स जो है किसी भी देश में तीन तरीके से सके। जैसे कि टीयर वन में उन्होंने यूएस के 18 एलाइज रखे हैं, जिसमें कि बड़े नाम है ऑस्ट्रेलिया का, बेल्जियम, कनाडा, साउथ कोरिया, यूके, जापान। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आराम से जो है चिप्स हमारी जा सकते हैं, एक्सपोर्ट हो सकती है, री एक्सपोर्ट हो सकती है। बट टीयर टू में उन्होंने इंडिया और चाइना को रख दिया है, ठीक है। फेस कैप्स ऑन वॉल्यूम, बिकॉज यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में चिप्स जाती है ना। तो यहाँ पर इन्होंने एक वॉल्यूम पर कैप लगा दिया, ठीक है, जिसमें कि स्पेसिफिक परमिशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर सेंसिटिव ट्रांजेक्शन, ठीक है। टीयर थ्री में उन्होंने उन देशों को रखा है जो कि हमारे लिए आर्म्स एम्बार्गो है, यूएस के लिए आर्म्स एम्बार्गो है, ठीक है। तो उन्हें उन्होंने जो है बोल दिया कि ठीक है, यहाँ पर जो है इनको हम चिप्स नहीं भेजेंगे। एक्सपोर्ट कंट्रोल की अगर बात की जाए तो अर्लियर रिस्ट्रिक्शंस एंड आर डिजाइन टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ एआई टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक्सपोर्ट कंट्रोल इसलिए लाया जा रहा है ताकि एआई टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना हो। टेक्नोलॉजी का फोकस अगर बात की जाए तो कंप्यूटिंग चिप्स एंड सर्टेन इम्प्लॉज एआई मॉडल्स विच हैव टारगेट एडवांटेज, ठीक है, एडवांस्ड, ठीक है। और इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स क्या, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं भाई, ये तो चीज़ सही नहीं रहेगी, बिकॉज देयर विल बी कंसर्न ऑन पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इनोवेशन और कॉम्पिटेटिवनेस, दोनों जो है खत्म हो जाएंगे। सो कॉम्पिटेटिवनेस भी खत्म हो जाएगी और इनोवेशन में भी इस पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। द पॉलिसी एम्स टू बैलेंस नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट विद इकोनॉमिक गोल्स। सो वो बोला कि हमारा ये एक नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, इसमें छिपा हुआ है। सो इसीलिए हम जो है ये एडवांस एआई टेक्नोलॉजी विल बेनिफिट ग्लोबल पार्टनर्स व्हाइल लिमिटिंग इट्स पोटेंशियल मिसयूज बाय एडवर्सरी, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा जो न्यूज़ है वो न्यूज़ कवर जो है खत्म होता है, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो। एक बार क्विक रिवीजन हम जो है लेते हुए चलेंगे, ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक। हाँ, सो स्टार्ट आज हमने किया था एन एग्जिट ऑफ ब्लस्टर से, जिसमें हमने देख लिया है ना ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होने वाला है अब जब ये पेरिस एग्रीमेंट से बाहर आ गए, ठीक है। फिर नासा को एक ब्लैक होल मिला है 1.2 बिलियन 5 बिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ और आफ्टर द हैपनिंग ऑफ बिग बैंग, है ना। एक एमएसपी में हाइक आया है जूट के लिए, ठीक है, 315 पर क्विंटल, 5650 इज द न्यू रेट। एंड देयर इज इंक्रीज, देयर वाज गुड एफर्ट्स दैट हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय द एनएचएम, ठीक है। एक फ्लैग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, ये हमने देखा। और क्रिश्चियन बोरियल के बारे में हमने देखा, ठीक है, स्पेसिफिक साइट्स हर एक धर्म के लिए मिलनी चाहिए। फिर हमने देखा कि किस तरह से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ और अभी स्टेटहुड कैसा है वहाँ पर रिक्वेस्टेड है, पेंडिंग है। अगस्त 2019 वाज द डेट व्हेन द आर्टिकल 370 एंड 35 वर रिवोक्ड, ठीक है। सीबीआई जो है आरजीकर मर्डर केस में रिक्वेस्ट कर रहा है कि डेथ पेनल्टी दी जाए। असम ने जो है असम में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, बोला कि आपने जो ये कैंप बनाया है, इनका आप बताइए आपने कैसे इन लोगों को 270 लोगों को कैसे बिना किसी लीगल डिपोर्टेशन के आपने जो है इन्हें रख दिया, ठीक है। फिर मार्को रूबियो जो है मिले हैं, ठीक है, इन्होंने बात की है हमारे इलीगल या फिर माइग्रेशन
केसेस के ऊपर, ठीक है। और सीरिया में अब यूनिफिकेशन की तैयारी है, बट वहाँ पर साउदर्न रिबल्स जो है वो अपने आप को जो थोड़ा माइंडसेट में अलग रख रहे हैं। H1B वीज़ा का इफेक्ट ये हो रहा है कि इंडिया के जो वहाँ के टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हालांकि इंडस्ट्री का रिस्पॉन्स है कि ये चीज़ें सही नहीं है। टैक्स अवॉइडेंस से बचने के लिए इंडिया ने एक पीपीटी जो है लॉन्च की है, ठीक है। सीबीडीटी के अंडर में जो है एक नई गाइडेंस नोट है पीपीटी की, और उन्होंने उसमें डबल टैक्स जो है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स को जो है इज्जत उसकी बचाए रखी है, जिसमें कि 3 देश सिप्रस और हमारे पास मॉरिशस और सिंगापुर, इनको रखा गया है जहाँ पर ये पीपीटी लागू नहीं है, ठीक है। क्रॉसपैथी अलाउ की गई है। होम्योपैथी वाले जो प्रैक्टिशनर्स हैं महाराष्ट्र में खासकर, उनको अब जो है एलोपैथिक प्रिस्क्रिप्शन देने की जरूरत दी गई है, ठीक है। तो अब यूएस ने एआई चिप्स के एक्सपोर्टेशन पे जो है अपना एक कंट्रोल लगाने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने टीयर 1 2 3 में देशों को बांट दिया है, जहाँ पर टीयर 1 में उन्होंने अलाइड देशों को, टीयर 2 में उन्होंने बल्क देशों को, और टीयर 3 में उन्होंने आर्म एम्बार्गो नेशंस को रखा है। सो थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। अगले एक्सप्लेनेशन में मिलते हैं, ठीक है।